बात कर लेते हैं EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर वीज़ा के ऊपर, जो कि डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है और आजकल बहुत मशहूर हुआ है। एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा इस वीज़ा की बात कर रहा है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का पाथवे है। NIW बेसिकली US ने मैटर ऑफ डायनासोर जो कि 2016 के अंदर आया था, उस वक्त इसको लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम में ये एडवांटेज दिया गया था लोगों को कि आप बगैर किसी जॉब ऑफ़र के, खुद बगैर किसी कंपनी के, इसको सेल्फ पिटिशन करके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। इस वीज़ा पे डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। मैं थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। EB-2 NIW सेकंड कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स की। EB-1 बीइंग द फर्स्ट एंड देन द EB-2। EB-2 के अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक EB-2 पर्म है, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए कि EB-2 पर्म फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बड़ी बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज आपको ग्रीन कार्ड देने के लिए यूज़ करते थे इस कैटेगरी को, जिसमें वो जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उसके साथ एक पर्म फाइल करते थे और फिर इवेंचुअली आपको ग्रीन कार्ड मिलता था, और वो 2-3 साल का प्रोसेस होता था। उसके बाद मैटर ऑफ डायनासोर के बाद जो पर्म का वेवर आ गया। बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट वेवर का मतलब ही ये है कि आप एक US को ऐसा एंडेवर देने लगे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट देने लगे हैं, एक ऐसा प्लान देने लगे हैं, जिसकी वजह से US आपका पर्म वेव ऑफ कर रहा है, आपकी जॉब ऑफ़र वेव ऑफ कर रहा है। आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है US के आप बगैर किसी जॉब ऑफ़र के, बगैर किसी कंपनी के सेल्फ पिटिशन करके EB-2 का ग्रीन कार्ड ले लें। उससे सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत टाइम बच जाता है। 1 साल का, 14 महीने का जो पर्म के अप्रूवल का टाइम है वो आपका ख़त्म हो जाता है। आप डायरेक्ट जंप करके I-140 की स्टेज पे आ जाते हैं। EB-2 NIW allows professionals and advanced degree holders या exceptional ability के जो लोग हैं उनको सेल्फ पिटिशन करने की इजाज़त देता है। अब इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शनल एबिलिटी क्या है, एडवांस डिग्री क्या है, इसको ज़रा फ़र्क समझ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्री रेक्विजिट है। इसका प्री रेक्विजिट का मतलब ये है कि हमने पहले इस चीज़ को पूरा करना है, हमने डिसाइड करना है कि आया हम एडवांस डिग्री वाले लोग हैं या हम एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले लोग हैं। इसको थोड़ा सा अब डाइसेक्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको डिटेल में कि इसका मतलब क्या है। USCIS कहता है कि या तो आप मास्टर्स या PhD हों अगर आप एडवांस डिग्री में अपने आप को कैटेगराइज करना चाहते हैं। अगेन ये प्री रेक्विजिट की बात हो रही है, सिर्फ इसकी बेसिस पे आपको EB-2 नहीं मिलेगा NAW, उसकी आगे डिटेल में बात करते हैं। लेट्स से आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने PhD की हुई है, तो आपका प्री रेक्विजिट सीधा सीधा पूरा हो गया। आपने एक्सेप्शनल एबिलिटी वाली साइड में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स PhD नहीं किया हुआ, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर आप डिग्री वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। लेट्स से आपने बैचलर्स भी नहीं किया हुआ, तो फिर आप डिग्री वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो लिहाजा फिर आपको US ने एक ऑप्शन दी हुई है कि प्री रिक्विजिट आप एक्सेप्शनल एबिलिटी के थ्रू पूरा करें। इससे पहले मैं उस डिटेल में जाऊँ, मैं USCIS के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसको हम देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। EB-2 का ये पेज है, USCIS की वेबसाइट है और डिस्कस कर रही है USCIS की वेबसाइट के प्री रिक्विजिट क्या है इस वीज़ा का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आप एडवांस डिग्री प्रोफेशनल होंगे, उसमें US ने बड़ा क्लियर बता दिया आपको कि या आप मास्टर्स होंगे या आप PhD होंगे या बैचलर्स प्लस मिनिमम 5 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होगा, तो आप इसमें प्री रिक्विजिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये नहीं है तो फिर आप एक्सेप्शनल एबिलिटी क्लेम करेंगे। एक्सेप्शनल एबिलिटी का क्या मतलब है, यू मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। 3 किन क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया में से, ये वाले, ये जो इन्होंने 7 बुलेट्स दिए हुए हैं, इनको आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस वो अटैच करेंगे। उसमें वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लेट्स से आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है, आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका लीडिंग या क्रिटिकल रोल इन द लास्ट 10 ईयर्स, आपने जहाँ भी काम किया, बेशक आपकी डिग्री नहीं है लेकिन आप 10 साल से कहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें आप क्रिटिकल रोल, आपका इंपॉर्टेंस क्या थी आपकी कंपनी के अंदर, आप वो चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डिफ़ाइन फर्दर कर सकते हैं अपनी मेंबरशिप्स, कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। लेट्स से आप IT के बंदे हैं बट आपने डिग्री पूरी नहीं की और आप पिछले 10 साल से काम भी कर रहे हैं, आपकी अच्छी मेंबरशिप्स भी हैं, आप डिफरेंट मेंटोरशिप देते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंक्यूबेटर्स को, एक्सेलरेटर्स को, आप एडवाइज़र हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, तो ये मेंबरशिप्स वहाँ पे आपकी आ जाएंगी इस क्राइटेरिया के अंदर। फिर आपने कोई ऐसी लाइसेंस लिया हुआ है, कोई ऐसी डिग्री की हुई है जो
करिकुलम डिग्री नहीं है, बट अगेन वो कोई सर्टिफिकेशन है, जिस तरह ऑनलाइन आप सर्टिफिकेशंस करते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या गूगल की सर्टिफिकेशंस हैं, वो इसमें आ जाएंगी। फिर यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपने बेशक डिग्री तो नहीं की, बट आप कंपनी ऐसी चला रहे हैं या आपकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सो आपकी हाई सैलरी है, वो भी एक क्राइटेरिया इसमें यूएससीआईएस मानता है। उसके अलावा आपका इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है। लेट से आपने कोई ऐसा पेटेंट बना लिया, आपने कोई ऐसी प्लग इन बना दी, आपने कोई ऐसी बुक लिख दी जो इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रही है। और उसके अलावा कोई भी ऐसा जो यूएससीआईएस बड़ा क्लियर कहता है, मैं आपको डायरेक्टली मैनुअल में भी दिखा देता हूँ, अदर कंपेरेबल एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि लेट से आपने कहीं पे जजिंग की है, किसी बिजनेस आइडिया कंपटीशन के आप जज थे। अब जज कोई आम बंदा नहीं बनेगा, जज वही बंदा बनेगा जो अपनी फील्ड में टॉप पे था। लेट से आपने कोई ऐसा पेपर लिखा है, लेट से आपने कोई ऐसी स्पीकिंग एंगेजमेंट की है जहाँ पे लोगों को फ़ायदा हुआ, आपने कोई सेमिनार कराया है, आपने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा डेवलप किया हुआ है अपनी फील्ड ऑफ एंडेवर के अंदर जहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें आपने इन सारों में से सिर्फ 3 को मीट करना है, तो आपका प्री रेक्विजिट पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी प्री रेक्विजिट की बात हो रही है। अभी आप सिर्फ क्वालिफाई किए हैं कि आप अब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, अब आगे क्या वो मांग रहा है यूएससीआईएस? यूएससीआईएस आगे मांग रहा है आपसे मैटर ऑफ डायनासोर, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपका पर्म जो है उसको वेव ऑफ करेगा। इसका मतलब ये है कि यूएस के लिए आप इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपका जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, जो एंडेवर है, जो भी आप करने जा रहे हैं, मैं अब इसकी मिसाल भी आपको दूंगा एक आध, कि उसके लिए यूएस आपको अलाउ कर रहा है कि आप सेल्फ पिटिशन कर लें। आप बेशक कोई जॉब ना लें, आपकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं है, कोई कंपनी आपको बैक नहीं कर रही, स्टिल हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप फाइल करें, इस वीज़ा को प्री रिक्विजिट पूरा करें, और अब मैटर ऑफ डायनासोर के जो एलिमेंट्स हैं, जो 3 प्रॉन्ग हैं, उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो मैटर ऑफ डायनासोर के जो 3 प्रॉन्ग्स हैं, उसमें यूएससीआईएस अपनी मैनुअल में बड़ा क्लियर है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में स्लाइड में डिस्कस कर लेता हूँ। सो प्रॉन्ग नंबर 1 ये कहता है कि आपका जो भी एंडेवर है, अब एक एंडेवर की एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से आप साइंसेस के स्टेम ग्रेजुएट हैं, पिछले 7-8 साल से आप एक केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और आप बायोसेल में काम कर रहे हैं, या आप एग्रो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, या आप लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं, या आप आईटी के अंदर हैं और ई कॉमर्स के अंदर आपने कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड किस्म का प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपकी कंट्री में लोगों को हेल्प करता है, ई कॉमर्स को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो ये आपका एंडेवर है बेसिकली। ये वो एंडेवर है जो ऑलरेडी आप पाकिस्तान में या अपनी कंट्री में कर चुके हैं, और अब आप उसको यूएस में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इंपॉर्टेंस का एलिमेंट आप किस तरह निकालते हैं, इसको जज कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि यूएस के लिए ये चीज़ नेशनली इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आप हमेशा एक डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखा करेंगे। आप यूएस में, मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ कि हम लेट्स से गूगल करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एआई। सो ट्रम्प का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था एआई के अंदर, जो स्टारगेट है, उसके अलावा यूएस के अंदर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट किस्म के प्लान्स आ रहे हैं एआई को प्रमोट करने के लिए, उसमें फंडिंग आ रही है। सो रिमूविंग बैरियर टू अमेरिकन लीडरशिप इन एआई। सो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेंगे, एमएल में करेंगे, एनएलपी में करेंगे, जो इस फील्ड से इमर्जिंग टेक से रिलेटेड है, उसके लिए आपके पास एक यूएस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, विच एसेंशियली मीन्स कि ये डेफिनेटली नेशनली इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को आप अलाइन करेंगे। इसी तरह अगर आप टीचिंग में हैं तो आप एडटेक में देखेंगे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, या वाइट हाउस कहाँ किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है, या इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इंटरेस्ट किन किन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है। सो उस तरह से आप अपने नेशनल इंपॉर्टेंस को केटर करेंगे अपने एंडेवर के। उसके बाद जो सब्सटेंशियल मेरिट है, उसका मतलब ये है कि ये एंडेवर, ये प्रोजेक्ट इस काबिल हो जाएगा कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इसका बिजनेस प्लान इतना स्ट्रांग होगा, इसका प्रोफेशनल प्लान इतना स्ट्रांग होगा कि हमने हर चीज़ इसमें मैनेज की होगी, इसकी मार्केटिंग मैनेज्ड होगी, इसकी फाइनेंसेस मैनेज्ड होंगे, इसकी टीम हायरिंग मैनेज्ड होगी, और इवेंचुअली ये बिज़नेस या ये प्रोजेक्ट या इवन ये जॉब भी हो सकती है बाय द वे। ये भी हो सकता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल रिसर्चर यूएस में आऊँगा, तो मैं इसका सब्सटेंशियल मेरिट इतना होगा कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और ये चलेगा। 3 साल का प्लान, 4 साल का प्लान, 5 साल का, 10 साल का प्लान आप देंगे, तो सब्सटेंशियल मेरिट इस तरह से अचीव होता है। 90% ऑफ द टाइम ना, जो पिटिशंस हमने भी पढ़ी हैं, देखी हैं, लोगों से डिस्कस किया है, जो इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है उस तरह से देखा है, सब्सटेंशियल मेरिट बहुत से लोग अचीव कर लेते हैं प्रॉन्ग 1 के अंदर। प्रॉन्ग 1 में मोस्टली नेशनल इंपॉर्टेंट
जो इंपॉर्टेंस है ना वो लोगों से अचीव नहीं होती। उसके तरीके मैं ज़ाहिर है हम अपने कोर्स में ही बताते हैं, sarimuniversity.com के ऊपर जो EB2 NIW का कोर्स है उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। उसके बाद प्रॉन्ग 2 आ जाता है। प्रॉन्ग 2 ये है, क्या इंडिविजुअल यानी कि आप जो EB2 NIW सीख कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, आप बेनिफिशरी हैं बेसिकली, क्या बेनिफिशरी इस काबिल है कि वो इस एंडेवर को आगे लेके चल सकता है? अच्छा, अब ये कैसे साबित होगा? हम आईटी की एग्जांपल ले लेते हैं अगेन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, मैं कंफर्टेबल हूँ उसकी एग्जांपल्स देने में। सो अगर मेरा 20 साल का आईटी का 18 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये शो करूँगा, देखें मैंने ये वाली कंपनीज बनाई, मैंने इतने लोग एम्प्लॉयज़ अपनी ज़िंदगी में हायर किए, ये प्रोजेक्ट्स है जो मैंने किए, ये $multi-million मैं रेवेन्यू अपनी कंपनी के अंदर लेके आया, ये मेरी मेंबरशिप्स हैं, मैंने ये कॉम्पिटिशन्स जज किए, बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशन्स, मैंने ये ई बुक लिखी, ये किताब लिखी, ये स्पीकिंग एंगेजमेंट किए। सो एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज़ माय पर्सोना, वो मैंने प्रोजेक्ट करना होता है प्रॉन्ग 2 के अंदर। अगेन ये भी रिलेटिवली आसान होता है। हमारा एक और नॉन इमिग्रेंट बाय द वे यूएस का वीज़ा है O1A, ये एक्चुअली उसका एक पार्ट होता है कि आप अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी दिखा रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं कि येस आई एम वेल पोजिशन्ड, कि मैं इस एंडेवर को जो भी मैंने आपको बताया है, चाहे वो बायोसेल है, चाहे वो AI है, साइबर सिक्योरिटी है, मैं उसको आगे लेके चल सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ। और फिर प्रॉन्ग 3 आता है बैलेंस। सो बैलेंस का मतलब ये है कि आप यूएस को आप साबित करें कि क्यों यूएस आपको जॉब ऑफर के बगैर ये वीज़ा दे दे। वाई इज़ इट बेनिफिशियल टू द यूएस टू वेव द जॉब ऑफर एंड लेबर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द वर्क दैट यू आर ब्रिंगिंग इन टू द यूएस विच इज़ योर एंडेवर। सो ये बैलेंस जो है ना, नॉर्मली अगर आप नेशनल इंपॉर्टेंस वाले एलिमेंट को विन कर जाते हैं ना प्रॉन्ग 1 के अंदर, तो बैलेंस विन करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। मेजॉरिटी पिटिशंस में जो आप RFEs पढ़ेंगे, आपको ये नज़र आएगा कि प्रॉन्ग 1 में नेशनल इंपॉर्टेंस स्ट्राइक डाउन होता है और साथ ही प्रॉन्ग 3 भी स्ट्राइक डाउन हो जाता है, और उसके बाद RFE फाइट नहीं होती, आप डिनाइल में चले जाते हैं और आपसे चीज़ें विन नहीं होती। अब NIW का अप्रूवल रेट क्या है? क्या आज के दौर में हमें NIW करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? NIW की सिचुएशन इस वक्त क्या है? इस वक्त NIW की सिचुएशन इज़ वेरी टफ। NIW का अप्रॉक्सीमेटली अप्रूवल रेट तकरीबन 50% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 लोग अप्लाई करेंगे तो 1 का अप्रूव होगा, 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 50 का अप्रूव होगा। ये क्यों है रीज़न? इसका रीज़न ये है कि पिछले 5 साल में जब से ये वीज़ा बहुत मशहूर हुआ है, पोस्ट कोविड इस वीज़ा की फेसबुक पे हर जगह पे एड्स आ रही थी, हर एजेंट बेची जा रहा था ये वीज़ा। और मज़े की बात ये, बहुत से लोगों के लग भी रहे थे, क्योंकि ये नया अभी मैटर ऑफ डायनासोर आया था, NIW नया आया था, कुछ साल हुए थे इसको आए हुए। तो USA की भी प्रोटोकॉल्स अभी रिलैक्स थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत से लोगों के ये वीज़ास अप्रूव होना शुरू हो गए, तो हर एक ने समझा कि शायद सबका ही हो जाएगा। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि इसका जो लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया ना, डिनोमिनेटर वो बहुत बड़ा हो गया। यानी अभी भी 2025 के अंदर भी तकरीबन 63,500 लोगों ने इस वीज़ा को अप्लाई किया। अब ये सब वो लोग हैं जिनकी कोई प्रोफाइल नहीं थी मेजॉरिटी की, जिन्होंने सिर्फ इसलिए वो भेड़ चाल में लग के उन्होंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने कहा यार बाकियों का लग रहा है हमारा भी लग जाएगा, और इवेंचुअली उनका डिनाइल आ गया, जिसकी वजह से ये अप्रूवल रेट बहुत नीचे आ गया। इसके सिर्फ आज के दौर में दूसरी रीज़न ये भी है कि EB2 NIW टफ़ भी हो गया हुआ है, इसकी एडजुडिकेशन काफ़ी टफ़ हो गई है। अब USCIS ऑफिसर्स आर वेरी क्लियर कि हमने ग्रीन कार्ड देना है तो हमने इसकी एडजुडिकेशन काफ़ी टफ़ रखनी है। सो वो उसको डिटेल में देखते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, आपकी जो पर्सोना है प्रॉन्ग 2 उसको बड़ी डिटेल में देखते हैं। सो इट्स गेटिंग टफ़। सो हम करें क्या? हमारे पास हल क्या है? हमारे पास हल है दी O1 वीज़ा, और मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी O1 वीज़ा पे आया था, और O1 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है बेशक, लेकिन ये आपको 6 महीने के अंदर अंदर US के अंदर कर देता है, इन द सेंस यू गेट योर फुट इन द डोर। और 3 साल का वीज़ा है, आप अपनी ही LLC रजिस्टर करके इसको अचीव कर सकते हैं। आप साइंसेस के बंदे हैं, STEM के हैं, टेक के बंदे हैं, आर्ट्स के हैं, प्रोडक्शन के बंदे हैं, बिज़नेस के हैं, एथलीट हैं इवन, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। इस वीज़ा के सिंपल क्राइटेरियाज़ हैं, आपको पता है कि 8 में से 3 आपने अचीव करने हैं, आप मेंबर हैं किसी बड़ी एसोसिएशन के, यानी कि मेंटोर हैं, कहीं पे एडवाइज़र हैं, आपने कहीं जजिंग की हुई है, कोई बिज़नेस आइडिया कॉम्पिटिशन, कोई ऐसा पेपर आपने पीयर रिव्यू किया हो, आपने कोई क्रिटिकल रोल अपनी कंपनी में सरंजाम दिया हो, कोई लीडिंग रोल आपका हो, CEO हों आप या CTO हों, आपने कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन की हो अपनी ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, कोई प्लगइन बनाई हो, लेट्स से वर्डप्रेस की प्लगइन बनाई हो, या कोई किताब लिखी हो, अगर आप कुकिंग इंडस्ट्री कुलिनरी इंडस्ट्री में हैं तो आपने कुक बुक लिखी हो कोई, या उसके अलावा प्रेस में आपका कहीं आर्टिकल्स आए हों डिफरेंट मैगजीन्स के अंदर, आपने कोई साइंटिफिक जर्नल लिखा हो, कोई टेक्निकल आर्टिकल लिखा हो, आपको कोई अवार्ड मिला हो, आपकी सैलरी ज़्यादा हो, यानी आप पैसे अच्छे बनाते हो बाकियों के मुकाबले, इन 8 के 8 क्राइटेरिया में आपने सिर्फ 3 मीट करने हैं,
आपको O1 मिल जाएगा और अपनी फैमिली के साथ आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे यूएस में बड़ी कंफर्टेबली आ जाएंगे। और उसके बाद हाँ ज़रूर, उसके बाद आप साथ साथ एनएडब्ल्यू करते रहें, क्योंकि एनएडब्ल्यू का वेट टाइम एक है, इसमें टाइम लगेगा, मतलब 1.5-2 साल लग जाते हैं बाय द टाइम आपका ग्रीन कार्ड आता है। और एनएडब्ल्यू मैं, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि होता ही है कि जब आप एनएडब्ल्यू रिजेक्ट करा के बैठ जाते हैं तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बाय दैट टाइम आप यूएस को ये शो कर चुके होते हैं कि मेरी इमिग्रेशन इंटेंट है, और ज़ाहिर आपकी इमिग्रेशन इंटेंट है क्योंकि आपने एक I-140 एक इमिग्रेशन ग्रीन कार्ड वीज़ा अप्लाई कर लिया है और आप डिनाई करा के बैठ गए हैं। और जब आप वो डिनाई करा के बैठ गए हैं और उसके बाद आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको एम्बेसी बड़ा सीधा सीधा कहेगी कि आपकी तो इमिग्रेशन इंटेंट है, हम आपको कैसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दे दें। सो आप अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। सो यूएस की प्लानिंग हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट। डे वन से अपना पाथवे डिसाइड करें। मैं हमेशा लोगों को यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, अपना पाथवे क्लियर करें। और इसलिए हमने salimuniversity.com एक पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया है। इसमें मेरी पूरी जर्नी है, इसमें B1 B2 का कोर्स हमने टोटली फ्री कर दिया है। ये 2.5-3 घंटे की वीडियो सीरीज़ हैं जो आपको सारा एक्सप्लेन करती हैं कि आपने फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, इंटरव्यू कैसे देना है। उसके बाद हमारा O1 का कोर्स है, आप खुद ही सेल्फ पिटिशन करेंगे, आपके 10-12 हज़ार डॉलर बच जाएंगे। कोई वकील आपको हायर नहीं करना पड़ेगा, कोई अटर्नी आपको नहीं चाहिए, आप खुद फाइल करेंगे, अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और सारे क्राइटेरिया मीट करके आप यूएस आ जाएंगे। उसके बाद आपको अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल है और आप बड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप EB-1A करेंगे, जो कि ज़ाहिर है करंट है, फ़ौरन आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। वरना फिर आप EB-2 NAW की तरफ जाएंगे और अपने तीनों प्रॉन्ग्स को विन करेंगे और एक ऐसा एंडेवर बनाएंगे जो आपको इवेंचुअली ग्रीन कार्ड की तरफ लेके चला जाएगा। सो अपने पाथवेज़ को आज ही डिसाइड करें, अपने पाथवेज़ को डिफ़ाइन करें और उसके मुताबिक अपनी यूएस की जर्नी प्लान करें।